हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप और स्वागत है आपका द ग्लोरी के सीजन 2 के एपिसोड 4 में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि थोंगुन और योजुंग ने वो फंडल हाउस खरीद लिया था जहां पर मैंगो की बॉडी रखी हुई थी। तो जिसके बाद स्टार्ट होता है एपिसोड 4 और एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पुलिस चीफ को, जो कि अपने एक फ्रेंड से कोई फेवर मांग रहा था और ये क्या फेवर मांग रहा था ये हमें पता चलेगा आगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है थोंगुन और हिंगनुम पर, जहां पर हिंगनुम थोंगुन को बताती है कि पुलिस चीफ हर हफ्ते एक फनल होम को विजिट करता है और वो दोनों काफी ज्यादा क्यूरियस भी होते हैं कि आखिर ये पुलिस चीफ एक फनल होम में हर हफ्ते क्यों विजिट करता है। जिसके बाद वो दोनों क्यूरियोसिटी के चलते उस फनल होम में चले जाते हैं और वहां जाकर वो बिजली का मीटर चेक करते हैं और देखते हैं कि वहां पर बिजली है और उन्हें पता चल जाता है कि इस फनल होम में किसी की बॉडी को रखा गया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है थोंगुन को, जो कि योजुंग से बात कर रही होती है उसी फनल होम के बारे में और उसे बताती है कि इसका ओनर उसे बेचना चाहता है। उसे ये भी बताती है कि उस फनल होम में एक आदमी है जो कि उसकी रखवाली करता है और उस आदमी की एक लॉटरी शॉप है, जिस पर योजुंग उसे कहता है कि तुम इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो और मैं इसके बारे में सारी जानकारी निकाल लूंगा। और आगे हमें यही पता चलता है कि ये फनल होम योजुंग ने खरीद लिया था और वो आदमी जो मैंगो की लाश की वहाँ पर रखवाली कर रहा था वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये फनल होम बिक चुका है। जिसके बाद वो पुलिस चीफ को कॉल करके ये बताने लगता है कि ये फनल होम बिक चुका है। जिस पर योजुंग उसे कहता है कि हमें पहले से मालूम है कि तुम्हें यहाँ पर किस चीज की रखवाली के लिए रखा गया था। फिर थोंगुन और योजुंग दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ पे जाकर वो मैंगो की लाश को देखकर शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी भी उन्हें कहता है कि पुलिस चीफ ने उसे काफी ज्यादा पैसे दिए थे और यहाँ पर रखवाली करना उसकी मजबूरी बन गया था। और वो आदमी परेशान होकर उनसे पूछता है कि इसका मतलब यह है कि तुम मेरे बारे में पुलिस को सारी जानकारी दे दोगे। और वो ये सोचकर भी डर जाता है कि वो दोनों अब उस पर केस कर देंगे, लेकिन वो उसे कहते हैं कि तुम इसकी फिक्र मत करो, हम पुलिस को इस बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें हम पे फेवर करना होगा और जैसा हम तुम्हें कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। अब हम थोंगुन और योजुंग को देखते हैं जो ये सोचकर काफी हैरान हो रहे थे कि आखिर पुलिस चीफ ने मैंगो की बॉडी को ठिकाने क्यों नहीं लगाया और उसने उसकी बॉडी को छिपा कर क्यों रखा। जिस पर योजुंग थोंगुन को कहता है कि पुलिस चीफ योंजिन और उसकी मॉम की पर्सनैलिटी को समझ चुका होगा और वो ये भी समझ गया होगा कि वो सिर्फ यूज करना जानते हैं और पुलिस चीफ ने मैंगो की बॉडी को सिर्फ इसलिए छुपा के रखा होगा ताकि वो उन्हें ब्लैकमेल कर सके। और अब हमें ये भी दिखाया जाता है कि प्रोसीजर के दौरान किस तरीके से योजुन ने योंजिन के स्कार का एक छोटा सा टिश्यू निकाल लिया था ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि मैंगो को किसने मारा है। वो हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है हिंगनुम को, जो कि अब योंजिन के लिए काम कर रही थी और वो योंजिन को बताती है कि आपने मुझे कहा था कि कोई और भी है जो कि थोंगुन के साथ मिलकर काम कर रहा है, मैंने उसका पता लगा लिया है, वो एक सर्जन है। लेकिन योंजिन उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो इतने अमीर आदमी के साथ कैसे मिल सकती है। जिसके बाद हिंगनुम उसे बताती है कि वो एक प्लास्टिक सर्जन है और उसका नाम भी उसे बताती है कि उसका नाम योजुंग है और उसका नाम सुनते ही योंजिन भी हैरान रह जाती है और उसे ये भी अंदाजा हो जाता है कि ये उसी हॉस्पिटल की डायरेक्टर का बेटा है जहाँ पर सुही की बॉडी को रखा गया है। और ये सब जानकर योंजिन काफी ज्यादा घबरा जाती है। अब इसी बीच हमें सुही की मॉम को भी दिखाया जाता है जो कि काफी गुस्से से योंजिन के वेदर फोरकास्ट को देख रही होती हैं और इधर योंजिन काफी ज्यादा डरी हुई थी और उसे सुही की आत्मा दिखने लग जाती है और वो काफी ज्यादा डर जाती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है योंजिन की मॉम को, जिसे हिंगनुम के हस्बैंड ने काफी ज्यादा परेशान कर दिया था और योंजिन की मॉम पुलिस चीफ से हेल्प लेने की कोशिश करती है लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर रहा था। और जब उसकी मॉम को लगता है कि ये पुलिस चीफ उनके कॉल को पिक नहीं कर रहा है तो वो उन्हें लेकर साइड में जाती है और उसे काफी कुछ सुनाना शुरू कर देती है और उसे बताती है कि एक आदमी उसे काफी ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा है और तुम्हें इस मामले को हैंडल करना होगा। जिसके बाद योंजिन की मॉम से कहती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा पैसे दिए हैं और तुम मेरे पालतू हो। और ये बात सुनकर पुलिस चीफ को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भी उससे बस पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है जीजुन को, जिसके हाथ में एक फ्लैश ड्राइव थी और ये उसे थोंगुन ने भेजी हुई थी। इसमें उसने उसे येसोल की काफी सारी फोटोज भेजी हुई थी और वो सारी फोटोज ऐसी थी जो कि
थोड़े गलत एंगल से ली हुई थी और थोंगन उसे फोन करके बताती है कि स्कूल में एक टीचर है जो कि तुम्हारी बेटी और बाकी बच्चियों के इस तरह की फोटो खींचता है और उसे कहती है कि तुम तो एक फादर हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ क्या करना चाहिए। और ये सब सुनकर जेजुन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अगले ही दिन जेजुन स्कूल के लिए निकल जाता है जहाँ पर थोंगन देखती है कि वो टीचर फिर से उन बच्चों की फोटोज ले रहा है, जिस पर वो उन बच्चों को वहाँ से अंदर जाने के लिए कहती है और उस टीचर को भी कहती है कि आपने मुझे जो काम दिया था मैंने वो कर लिया है और आप उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकते हैं। अब वो टीचर उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है और जानबूझकर उनमें छोटी छोटी गलतियां निकालना शुरू कर देता है और वो थोंगन को ये भी कहता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हो क्योंकि तुम काफी ज्यादा एटीट्यूड दिखाती हो, जिस पर थोंगन उसे कहती है कि ये आपका अपना ओपिनियन है। लेकिन ठीक उसी समय जेजुन भी वहाँ पर आ जाता है और जेजुन सीधे उस टीचर के पास चला जाता है। जेजुन जाते ही उसका कैमरा उठाता है, उसमें से एसडी कार्ड भी बाहर निकाल लेता है और उस टीचर को अच्छे तरीके से पीटना शुरू कर देता है और उस टीचर को कहता है कि तुम इस तरीके से ये सोल की फोटोज कैसे ले सकते हो और उस टीचर को कहता है कि तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और वो उसका गला दबाने लग जाता है। उसी टाइम हम थोंगन के साथ एक टीचर को खड़ा हुआ देखते हैं और ये वही टीचर था जिसने ये सारे सबूत थोंगन को दिए थे और उसने उसे कहा था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे एक्सपोज कर सकूं, लेकिन मैं ये सबूत तुम्हें इस वजह से दे रहा हूँ क्योंकि तुम उसे एक्सपोज कर सकती हो। और उस टीचर की वजह से ही थोंगन की हेल्प हो जाती है और वो उस टीचर को एक्सपोज कर देती है। जेजुन गुस्से में उस टीचर को काफी ज्यादा पीट रहा होता है और वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारता है, लेकिन उसे मारते मारते वो अचानक से रुक जाता है और वो सामने देखता है कि उसे ऐसा करते हुए ये सोल देख रही थी। उसी टाइम थोंगन उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डोयोंग को ये सोल का कॉल आता है और वो फोन पर काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि वो जेजुन को ऐसा करते हुए देखकर काफी ज्यादा डर गई थी और वो डोयोंग को स्कूल आने के लिए भी कह रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्यनम को, जहाँ पर उसका हस्बैंड उसके लिए शॉपिंग कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि हम जल्दी बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे और वो उसे कहता है कि इसके बाद हम एक टूर पर घूमने जाएंगे, लेकिन ह्यनम उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम इस मामले में मत पड़ो, ये काफी ज्यादा खतरनाक है। जिसे सुनकर ह्यनम के हस्बैंड को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। और उसी टाइम हम देखते हैं कि योंजिन की मॉम ने ह्यनम के हस्बैंड पर नजर रखने के लिए कुछ लोगों को वहाँ पर छोड़ा हुआ था जो कि उस पर नजर बनाए हुए थे। इसी बीच हमें दिखाया जाता है योंजिन की असिस्टेंट को और वही जेजुन के क्लोथिंग स्टोर में भी काम करती है और वो अपने रूम में से वही वाइन बॉटल निकालती है जिससे योंजिन ने मैंगो का कत्ल किया था। अब हमें दिखाया जाता है थोंगन को जो कि कुछ गुंडों से ड्रग्स ले रही थी। दूसरी तरफ देखते हैं हम सारा को, जिसे ड्रग्स नहीं मिल रहा था और वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और सारा के ऐसे बिहेवियर को देखकर उसके घर वाले भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे। और सारा अपने पेरेंट्स को कहती है कि अगर वो अपनी इमेज को लेकर इतने ज्यादा पोसेसिव हैं तो वो उसे बाहर क्यों नहीं भिजवा देते। सारा बहुत ही ज्यादा जिद कर रही होती है ड्रग्स लेने की, जिस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि मैं एक चर्च में फादर हूँ और मेरी काफी ज्यादा बदनामी भी होगी। जिसके बाद वो अपनी वाइफ को काफी ज्यादा डांटने लगता है और कहता है कि ये गलत रास्ते पर चल रही थी लेकिन तुमने कभी भी इसे नहीं संभाला। लेकिन सारा की हालत काफी ज्यादा खराब होती जा रही थी क्योंकि उसे ड्रग्स बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेजुन को जो कि पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था और उससे पूछताछ हो रही थी कि उसने उस टीचर को आखिर क्यों मारा, क्योंकि वो वहाँ पर पढ़ने वाले किसी भी स्टूडेंट का रिश्तेदार नहीं है। लेकिन वो सिर्फ येसुल की ही बात कर रहा था कि वो येसुल की पिक्चर ऐसे कैसे ले सकता है। कि उतने में ही वहाँ पर डोयोंग का लॉयर आ जाता है और वो कहता है कि हमें मिलकर बातचीत करके इस मामले को खत्म कर लेना चाहिए। लेकिन उसकी बात वहाँ पर कोई भी नहीं सुन रहा होता है क्योंकि वो वहाँ पर पढ़ने वाले किसी भी बच्चे से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं था और उसका लॉयर भी उसे यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें बात करनी होगी वरना तुम्हें जेल भेज दिया जाएगा। डोयोंग भी उसे कहता है कि हमें बातचीत करके इस मामले को सुलझा लेना चाहिए ताकि ये मामला प्रेस में ना जाए। लेकिन जेजुंग अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि मैं उस टीचर को सजा दिलवा कर रहूंगा।
जिस पर डोयोंग को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम किस हक से ये कह रहे हो कि तुम उस टीचर को सजा दिलवाओगे, और डोयोंग से कहता है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहोगे, जिस पर जेजुंग कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं येसोल का फादर हूँ, जिस पर डोयोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और डोयोंग से कहता है कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम येसोल से दूर रहो। और जिसके बाद उन दोनों में वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और बड़ी मुश्किल से ही उन दोनों के लॉयर उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं और डोयोंग से ये कहता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहो, और वो वहाँ से फिर चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर योजुंग की मॉम के पास जाकर उन्हें बता देता है कि सूही की डेड बॉडी को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है और पुलिस इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं उसकी बॉडी को लेकर, और वो ये कह रहे हैं कि उसकी बॉडी को इलीगल तरीके से यहाँ पर रखा गया है। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर सूही की मॉम को दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर उसे उसकी बॉडी को वहां से लेकर जाने के लिए कह रहे थे और उसे कह रहे थे कि आप उस पेपर पे साइन कर दो जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन वो नहीं मान रही थी और वो कह रही थी कि उसका मर्डर हुआ है। ये सब चीजें योजुंग के फादर भी दूर से देख रहे थे और उसके फादर वहां जाकर कहते हैं कि हम इस बॉडी को तब तक अपने हॉस्पिटल में रखेंगे कि जब तक उसके घर वाले श्योर नहीं हो जाते कि ये सुसाइड था, और वो कहते हैं कि हमें उसकी बॉडी को फ्रीज कर देना चाहिए क्योंकि अगर उसके घर वाले कह रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं है तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो और उसे इंसाफ मिल जाए। योजुंग की मॉम भी यही कह रही थी कि उनके हस्बैंड ने उसकी बॉडी को फ्रीज करवाया था ताकि अगर फ्यूचर में कोई इन्वेस्टिगेशन हो तो उसे इंसाफ मिल सके, और हमने इस बॉडी को फ्रीजर में इसलिए रखवाया था क्योंकि उसकी फैमिली वाले नहीं मान रहे थे कि ये एक सुसाइड केस है और वो उसकी बेटी के लिए इंसाफ चाहते थे क्योंकि ये एक मर्डर केस हो सकता है। जिसके बाद वो उन्हें कहती है कि ये मामला पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस मामले को तो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले देखते हैं, तो आप किस हक से यहाँ पर आए हैं। तो ये वहाँ पे सिर्फ इस वजह से आए हुए होते हैं क्योंकि चीफ पुलिस ने उन्हें हेल्प करने के लिए पूछा था, और योजुंग की मॉम भी उन्हें साफ साफ कह देती है कि ये बॉडी फ्रीजर से नहीं निकलेगी क्योंकि ये उनके हस्बैंड की आखिरी ख्वाहिश थी कि उस लड़की को इंसाफ मिले, और ये बॉडी फ्रीजर से नहीं निकलेगी चाहे मुझे जेल ही क्यों ना हो जाए। इधर हम देखते हैं कि योंजिन अपने घर आती है और वो ड्राइवर से जाकर पूछती है कि येसोल अभी तक घर क्यों नहीं है, जिस पर ड्राइवर उसे कहता है कि डोयोंग ने येसोल को अपनी मदर के यहाँ पर भिजवा दिया है। सुनकर वो भी काफी हैरान हो जाती है और जैसी वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि डोयोंग अपने लॉयर से बात कर रहा होता है। वो जेजुन के बारे में ही अपने लॉयर से बात कर रहा था। योंजिन भी ये बातें सुन लेती है और वो डोयोंग से सियोल के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे कहता है कि उसने सियोल को अपनी मदर के यहाँ पर भिजवा दिया है। अब जैसे ही योंजिन देखती है कि डोयोंग एटीट्यूड में बात कर रहा है तो उसके साथ बहस करने लग जाती है, जिस पर डोयोंग उसे कहता है कि मेरा मूड काफी ज्यादा खराब है और अगर तुम बहस करना ही चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ जेजुन किस हक से मेरी बेटी के स्कूल आया था और वो अपने आप को उसका फादर क्यों कह रहा था। और डोयोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि ये सिर्फ मुझे पता है कि मैं किस तरीके से कंट्रोल कर रहा हूँ। वो उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे इन चक्रों में ये सोल सफर करे और इसी वजह से मैंने उसे वहाँ पर भेज दिया है। तो योंजिन उसे कहती है कि मैं सिर्फ अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने के लिए कह रही थी, जिस पर डोयोंग उसे कहता है कि तुम ये बातें रहने दो, ना तुम अपना करियर प्रोटेक्ट कर पाई हो ना ही हमारे रिश्ते को प्रोटेक्ट कर पाई हो, तो अगली बार तुम मेरे साथ आर्गुमेंट मत करना। उसी समय योंजिन को येसोल की क्लासमेट्स के पेरेंट्स का फोन आता है जिसमें वो उसे कह रहे थे कि वो थोंगुन के खिलाफ सिग्नेचर करना चाहते हैं क्योंकि थोंगुन की मॉम उन सबको ब्लैकमेल कर रही है। अब हम देखते हैं थोंगुन को जो कि स्कूल में काम कर रही होती है, लेकिन उसके बच्चों के सारे पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि उसकी माँ उन सबको ब्लैकमेल कर रही थी। थोंगुन भी सारी चीजें समझ जाती है और जब वो अपने घर जाती है तो उसे वो लिस्ट मिल जाती है जहाँ से उसकी मॉम को उन सबके नंबर मिले थे, जिस पर थोंगुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो घर जाकर अपनी मॉम से पूछती है कि आखिर आप ये सब क्या कर रही हैं, और उसकी मॉम उसे कहती है कि ये देखो मुझे बहुत सारे पैसे मिले हैं और मैंने काफी सारे नए नए कपड़े भी खरीदे हैं। उनको काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कहती है कि आप फिर से मेरे खिलाफ हो रही हैं, और थोंगुन उन्हें कहती है कि आपने पहले भी मेरे साथ एक बार ऐसा किया था और आप फिर से मेरे साथ वही चीज दोहरा रही हैं। थोंगुन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीजर उठा के उन सभी कपड़ों को काटने लग जाती है जो उसकी मॉम खरीद कर लेके आई थी। ये देखकर उसकी मॉम को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुछ उठाकर उसे मारने लगती हैं, जो थोंगुन के चेहरे पर भी लग जाता है और उसके चेहरे से खून निकलने लग जाता है, लेकिन थोंगुन फिर भी उन सारे कपड़ों को काटने लगती है। जिसके बाद वो
वापस से अपनी कार में जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। उसी समय जेजुन भी वहाँ पर आ जाता है और उसे गाड़ी से बाहर आने के लिए कहता है। जेजुन को पता चल गया था कि डोयोंग को उसी ने इस मामले में इन्वॉल्व किया है और वो उससे इसी बारे में बात करना चाहता था। थोंगुन काफी ज्यादा परेशान थी और ठीक उसी समय योजुंग भी वहाँ पर आ जाता है अपनी कार लेकर और जेजुन नीचे गिर जाता है। योजुंग उसे ऐसा शो करता है कि बारिश बहुत तेज हो रही थी और उसकी गाड़ी भी नई थी, जिस वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाया। जिसके बाद उसे अपना एक कार्ड भी देता है और कहता है कि अगर आपको कोई भी बात करनी होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को जेजुन के सामने थोड़ा लगा देता है ताकि थोंगुन इस मौके का फायदा उठाकर वहां से जा सके, क्योंकि योजुन को भी पता था कि थोंगुन काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थोंगुन योजुन के घर में आकर अपने टेंट हाउस में बैठ गई थी और वो वहां पर बैठकर यही सोच रही थी कि अपने अपार्टमेंट में से बाहर आने से पहले उसने अपनी मॉम को कहा था कि आज के बाद वो उससे कभी भी नहीं मिलेंगी और उसने अपना अपार्टमेंट खाली करने के लिए भी कहा था। जिस पर उसकी मॉम ने कहा था कि तुम मेरे नाम से ही जानी जाओगी और तुम जहाँ भी जाओगी मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगी और तुम मुझसे कभी छुप नहीं पाओगी। योजुन भी थोंगुन को इस तरह देखकर काफी ज्यादा परेशान होता है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बाहर फर्स्ट एड बॉक्स लेकर खड़ा होता है, लेकिन थोंगुन उसे कहती है कि मैं बस रेस्ट करना चाहती हूँ, इसलिए तुम भी जाकर सो जाओ। योजुंग उस फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर नीचे आ जाता है। अगले दिन हम थोंगुन को देखते हैं जो कि सारा के चर्च में जा रही होती है और वहाँ पर वो टैटू वाला गुंडा थोंगुन को कुछ पकड़ा देता है और ये सारी जानकारी ह्यूनुम योंजिन को भी दे देती है कि थोंगुन इस समय सारा के चर्च में गई हुई है और योंजिन ये बात सुनकर काफी ज्यादा शॉक भी होती है। दूसरी तरफ हम सारा को देखते हैं जिसे कि एक मैसेज आता है और उसमें ड्रग्स की फोटोज थी और वो कहता है कि चर्च के पीछे ये ड्रग्स रखा हुआ है, मैं ये ड्रग्स चाहिए तो चर्च के पीछे आ जाओ। और सारा ऐसा ही करती है और वो चर्च के पीछे जाकर ड्रग्स लेने लग जाती है, जहाँ पर थोंगुन ने एक कैमरा सेट किया हुआ था और सबको ये वीडियो दिखाई जा रही होती है। और सारा ने इतना ज्यादा ड्रग्स लिया हुआ होता है कि उसे पता ही नहीं चल रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो अपने सामने एक स्नेक को इमेजिन करने लग जाती है और उसे मैंगो याद आ रहा होता है। उसे याद दिला रहा होता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम मेरे पास किस तरह से आई थी। तो यहाँ पे हमें दिखता है कि सारा ने मैंगो के साथ समय बिताया हुआ होता है। सारा वो सब कुछ याद कर रही होती है और ड्रग्स के नशे में कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है और वहाँ पर सारे लोग उसकी पिक्चर्स और वीडियो बना रहे होते हैं। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये फादर की बेटी है और ये यहाँ पर ड्रग्स ले रही है। थोंगुन भी वहीं पर खड़े होकर ये सब कुछ देख रही होती है कि उसी समय योंजिन भी वहाँ पर आ जाती है। वो थोंगुन को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो थोंगुन को आकर कहती है कि ये सब तुमने किया है ना। जिस पर थोंगुन उसे कहती है कि हाँ ये मैंने ही किया है और ये करने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत भी लगी। जिस पर योंजिन उसे कहती है कि ये करके कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि सारा ने ये कोई भी गुनाह नहीं किया है और वो जल्द ही जेल से बाहर निकल आएगी। जिसके बाद थोंगुन उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें खुद के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थोंगुन की फ्रेंड वेदर फोरकास्टर ए के नाम से कुछ पोस्ट करती है और ये सुही की मॉम का बयान था जिसमें उन्होंने बताया होता है कि किस तरह इस वेदर फोरकास्टर ने उसकी बेटी को हरेस किया था। उसमें सब कुछ लिखा हुआ था लेकिन सिर्फ योंजिन का नाम मेंशन नहीं था, बल्कि उसमें वेदर फोरकास्टर ए के नाम से सारी चीजें लिखी हुई थी। भी लोग ये अनुमान लगा रहे होते हैं कि ये वेदर फोरकास्टर ए तो योंजिन का नाम ही है और थोंगुन उसे कहती है कि ये तुम्हारे फर्स्ट मर्डर का अंजाम है जो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। जिस पर योंजिन उसके सामने आती है और कहती है कि क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रूफ है। तो थोंगुन उसे कहती है कि तुम्हारी सोच से ज्यादा प्रूफ मेरे पास हैं और थोंगुन काफी ज्यादा इविल स्माइल के साथ हंसने लग जाती है। और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आने वाले एपिसोड में क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।